Hello students, welcome to our chapter Constitutional Design Series. तो this is the part 2 of our video series. तो अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो पार्ट 1 था उसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट द साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट माइनॉरिटी रूल एंड हाउ दे पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड अमंग द ब्लैक पीपल ऑफ द सोसाइटी और कैसे मतलब वहाँ पर जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो रेशियल सेग्रीगेशन का सिस्टम था, वो सोसाइटी में प्रिवेल करता था और कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस थी, बैन थे एंड सोशल इनजस्टिस था सोसाइटी में अगेंस्ट द ब्लैक पीपल पर्टिकुलरली। तो हम लोग वो सारा डिस्कस कर चुके थे। फिर कैसे वहाँ पर जो नेल्सन मंडेला था, हाउ दे दैट पर्सन केम इनटू द लीड, केम इनटू द लाइमलाइट, और कैसे he raised his voice against this injustice, social injustice in the society, and फिर उनको अपने ही कंट्री में 28 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है। और आफ्टर अराउंड 1990s, क्योंकि देखिए ये सारा जो मतलब सिस्टम था, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग 1940s। तो 1990s तक ये सब कुछ चलता है। फिर वहाँ पर फाइनली जब एक लेवल के बाद चीज़ें संभल नहीं पाती तो जो ब्रिटिशर्स थे, दे पीपल मतलब लेफ्ट द कंट्री एंड वहाँ पर फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मेनली, वो पावर में आती है। एंड हाउ नेल्सन मंडेला came to the power and he became the first independently democratically elected president of South Africa। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कुछ। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बातें थी, क्या मेन चीज़ें थी, वो भी हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को प्रियम्बल से। तो देखिए कैसे वहाँ पर जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल के क्या फीचर्स होते हैं, वो हम लोग अब बात करते हैं। तो देखिए प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग जब भी किस चीज़ का इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन की। तो हम यहाँ पर ये जो मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, दैट इज द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ये। तो देखिए प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन हम लोग हमें तो समझ में नहीं आता। देखिए सिंपल पर्सन को क्या पता चलेगा प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का इंट्रोडक्शन। तो आप इसको इस तरीके से समझिए। हम लोग जब भी कोई बुक लेने जाते हैं या बुक हमारे पास होती है, तो फर्स्ट टाइम हम जब किसी बुक को देखते हैं तो हमें क्या पता होता है कि इसमें हम लोगों का जो भी हम लोगों के रिक्वायर्ड चैप्टर्स हैं, हम लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, वो इस पर्टिकुलर बुक में मिलेगा या नहीं। तो बाय लुकिंग एट द इंडेक्स ऑफ दैट बुक, उसका जो कंटेंट है, इंडेक्स है, हम लोग उसमें देखते हैं। और उस इंडेक्स को रीड करने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है दैट वेदर वी वुड बी एबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड मटेरियल इन दिस बुक और नॉट। हम ठीक है, हम लोग जब बुक खरीदने जाते हैं, हम लोग इंडेक्स को रीड करके समझ में आ जाता है कि हमारे को जो भी चैप्टर्स चाहिए, जो भी सिलेबस में हम लोगों को चाहिए, वो इस बुक में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम उसी अकॉर्डिंग बुक को लेते हैं, परचेज करते हैं, नहीं करते हैं। तो प्रियम्बल भी वही सिस्टम है कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद में एक बहुत बल्कि, एक बहुत मतलब एक वास्ट बुक होती है, एक रूल बुक होती है। तो अब इस बुक में, इतना बड़ी बुक में क्या लिखा है, कहाँ पर क्या मिलेगा, क्या नहीं है इस बुक में, सारी चीज़ें कैसे पता चलेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली पीपल विल कम टू नो, बट इट विल टेक द रिक्वायर्ड टाइम। तो उतना टाइम नहीं है, तो बेटर क्या होगा कि एक हम लोगों को इसमें भी कंटेंट मिल जाए और उस कंटेंट को पढ़ के हमको समझ में आ जाए। तो प्रियम्बल वर्क्स एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बुक। तो इसमें पता चल जाता है प्रियम्बल को देख के कि हमको इस बुक में क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग साउथ अफ्रीकन प्रियम्बल की बात करते हैं। इस प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इंजस्टिस, यानी हम साउथ अफ्रीका के लोग जो भी इंजस्टिस हमारे साथ हुआ है हमारे पास्ट में, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसका ऑनर करते हैं। किसका? दोज हु सफर्ड फॉर इनजस्टिस, यानी उन लोग, जो वो लोग जिन्होंने इस जस्टिस के लिए सफ़र किया है और जिन्होंने हम लोगों को फ्रीडम दिया है। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप द कंट्री, उन लोगों को रिस्पेक्ट दो जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने अपनी जान दी है। कितने लोगों ने अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो किसके लिए? सिर्फ नेशन को बनाने के लिए, तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को हमें रिस्पेक्ट देना है। एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट, और उन सब लोगों को, हम लोगों को बिलीव दिलाना है कि ये देश जो है सबका है, यानी जो भी लोग इस देश में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में, ये उन सब लोगों का देश है। यानी कि किसी एक का, कुछ लोगों का जो मेजॉरिटी में है, उन लोगों का नहीं। दिस कंट्री बिलोंग्स टू एवरीवन, सो यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी।
तो हम लोग अपनी डाइवर्सिटी यानी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डाइवर्स पीपल हैं, अलग कल्चर है, थोड़ा सा वी पीपल डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, but still we are united and we are South African people. We therefore through our freely elected representative, अब हमने जो अपने freely elected representative बनाए हैं, freely मतलब जो भी वो गवर्नमेंट बनी है, जो भी इलेक्शन हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन है, मतलब फ्रीली, फ्रीली मतलब लोगों ने अपनी मर्जी से वहां पर वोट किया है, किसी के प्रेशर में आके नहीं, फ्रीली मतलब अपनी मर्जी से। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं एज सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक, यानी हमारा जो ये रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी जो हमारे हेड हैं इस कंट्री के, जो लीड कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, दैट पर्सन इज द इलेक्टेड पर्सन, मतलब वो लोगों ने अपनी मर्जी से चुन के उनको वहां पर रखा है, बनाया है, भेजा है, ना कि वो कोई हेरिडिटरी या फिर मोनार्कियल पोस्ट है या फिर नॉमिनेटेड पोस्ट है। तो सुप्रीम लॉ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये रिपब्लिक की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम क्या चाहते हैं, हील द पास्ट, जो भी हमारा पास्ट था, जो भी हम लोगों ने हिस्ट्री देखी है, हम उसको बिल्कुल अब मानते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं अपनी सोसाइटी, किस पे बेस्ड होकर, मतलब क्या बेसिस होगा सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा, सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होगा, और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी कि अब जो नया साउथ अफ्रीका बनेगा, उस साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, देखिए मेन मेन पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, फ्री मैंने बताया आपको, फ्री का मतलब हो गया कि लोग विलिंगफुली यानी अपनी मर्जी से फ्रीली पार्टिसिपेट करेंगे, और फेयर मतलब होता है देयर विल बी नो चीटिंग, नो काइंड ऑफ पार्शियलिटी विल बी डन, चीटिंग आप समझ के चलिए, चीटिंग नहीं होगी, फेयर इलेक्शन होगा, और इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली इलेक्टेड होगी, कोई नॉमिनेटेड या कोई हेरिडिटरी नहीं होगी, और सोशल जस्टिस होगा, यानी कि सब लोग सोसाइटी में बराबर होंगे, इक्वलिटी होगी, और सबको इंडिपेंडेंस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी एक्सप्रेस करने की, जो भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो ये बातें वहाँ पर इंश्योर की गई। तो देखिए इस प्रियम्बल को पढ़ के हमें पता चलता है कि अच्छा बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें इन सारी चीज़ों को इलेबोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट अब आता है टुगेदर दे डिसाइडेड। अब देखिए जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया मिलके, तो उन लोगों ने कुछ खास बातें थी, कुछ खास पॉइंट्स थे उनके, जो उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था, जो भी उन लोगों ने ओथ लिया था, दैट नोबडी शुड एक्सक्लूडेड, यानी ये जो कंट्री है इसमें से किसी को भी हम लोग एक्सक्लूड नहीं करेंगे, सब लोग जो है सिस्टम में बराबर हैं। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को भी हम लोग डेमन ट्रीट नहीं करेंगे, वी ऑल आर ह्यूमन अलाइक, हम सब लोग ह्यूमन हैं। एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और हम इस बात से भी एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोगों का जो ग्रीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवांसेस हैं, उनको इग्नोर कर दिया, और बाकी जो मेजोरिटी में है या कुछ खास लोग हैं उनको वो सॉल्यूशन दिया, तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली जस्टिस बिलोंग्स टू एवरीबडी। नेक्स्ट, इट इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो सिस्टम था, मतलब जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्टीमेटली जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उन सबको भी इंस्पायर किया था। तो अब देखिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज मेनली दुनिया में कौन कौन से हैं, वहाँ काफ़ी कंट्रीज है, बट जहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी है वो है, मतलब ट्रू तो वर्ड नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पर ये स्टिल फ्लॉड डेमोक्रेसी में बोल देती हूँ, क्योंकि ये एक रिपोर्ट आता है, एक इंडेक्स आता है, डेमोक्रेसी करके कुछ इंडेक्स होता है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स होता है, उसमें जो इंडिया है और यूएसए है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, बट इनकी जो डेमोक्रेसी है उसको ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बताया गया, इसको फ्लॉड डेमोक्रेसी बताया गया, कि मतलब डेमोक्रेसी तो है बट उतने राइट्स नहीं है लोगों के पास, या उतनी जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इंस्पायर्ड किया अदर जो डेमोक्रेसीज है लाइक फ्रांस, इंडिया, एंड जो भी नए नए सिस्टम्स कंट्रीज फ्री हो रही थी तो उन सबको इंस्पायर किया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन को डिटेल में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक रूल बुक, ठीक है, आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, अभी लॉन्ग मतलब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट आपको एक कीवर्ड जो पता होना चाहिए वो है रूल बुक। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक है। इसका मतलब क्या हुआ, रूल बुक मतलब कि जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स की बुक है। अब रूल्स किस बारे में लिखे हुए हैं, कौन उनको फॉलो करता है, क्या वो रूल्स कहते हैं, तो देखिए वो रूल्स जो हैं वो रूल्स लिखे हुए हैं गवर्नमेंट के लिए,
पीपल के लिए, और उन रूल्स पर फोकस करके ही किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, रन किया जाता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, यस इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, जिसमें कुछ फंडामेंटल रूल्स के लिखे होते हैं, और उन रूल्स के बेसिस पर जो गवर्नमेंट होती है वो फंक्शन करती है, मतलब अपना काम करती है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसके टास्क है, जो उसका रोल है, उसको प्ले करती है। तो अब रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ, कि रिटन ही होता है? तो देखिए नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वर्ल्ड के कुछ और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसराइल, इसराइल जो है वेस्ट एशियन कंट्री है, सऊदी अरब के मतलब वेस्ट में पड़ता है। आपका जो सीरिया एंड लेबनन एंड जॉर्डन, जॉर्डन का जो बॉर्डर है वो इसराइल से लगता है। बहुत पावरफुल कंट्री है, ज्यूस कंट्री है, और इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, इंडिया अपने वेपन्स यहीं से खरीदता है, मतलब रशिया और यूएसए के बाद। तो इसराइल, और एक कंट्री और है नीदरलैंड। तो या इन तीन कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो कन्वेंशंस के बेसिस पे, और जो मतलब नए नए जो भी मतलब उनके सामने सिचुएशंस आती है उसके बेसिस पे रूल्स को फ्रेम करते हैं। तो ये कंट्रीज भी चल रही हैं विदाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे यहाँ पर जो यूएसए है और भी दुनिया के जो अदर कंट्रीज हैं, दे कंट्री फॉलो द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डॉक्यूमेंट। तो फंडामेंटल रूल्स लिखे होते हैं इसमें, और उन रूल्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। अब आता है, अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डिटरमाइंस द वर्किंग ऑफ द सेंटर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिटरमाइन करता है, क्या डिसाइड करता है? वर्किंग ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। तो सेंटर और स्टेट, अब सेंटर स्टेट क्या है यहाँ पर देखिए, सेंटर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके उसका काम करने का बेसिस क्या होगा, उसके वैल्यूज क्या होंगे, उनका एजेंडा क्या होगा, या डिसीजंस किस तरीके से लेंगे। तो वो सारे लॉज जो हैं, रूल्स जो हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। देन जो स्टेट्स में गवर्नमेंट है, अब स्टेट्स क्या होते हैं देखिए आपको पता होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। स्टेट्स क्या होते हैं? स्टेट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो जिस किसी भी कंट्री में कंट्री के पार्ट्स होते हैं, मतलब कंट्री एक ओवरऑल कंट्री होता है, लेकिन अब उस कंट्री बहुत बड़े होते हैं। अब उन कंट्री को क्या कर दिया जाता है, फॉर द कन्वीनियंट मैनेजमेंट, एक ईजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना दिया, एक फोटो बना दी है। अब इसमें इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये जो 4 यूनिट्स दिख रही हैं, दीज 4 यूनिट्स मेक्स द स्टेट्स। तो ये 4 स्टेट्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 स्टेट्स हैं। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं तो इनको स्टेट्स बोलते हैं। तो इनको अब जैसे हमारे इंडिया में इनको स्टेट्स बोलते हैं, और कंट्री कहीं और कंट्रीज है जहाँ पर इनको स्टेट्स बोलते हैं, जैसे यूएसए में भी स्टेट्स बोलते हैं। तो यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। और रशिया में इसको कैंटन बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में भी इसको कैंटन बोलते हैं, और इंडिया में इसको स्टेट्स बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको प्रोविंसेस बोलते हैं। पाकिस्तान में टोटल 5 प्रोविंस हैं, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? देखिए यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है कुछ जो मतलब एरिया होते हैं, कुछ एरियाज इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो स्टेट की डेफिनेशन या स्टेट की कैटेगरी में फिट नहीं होते। तो उनको क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनको अपने कंट्रोल में ले लेती है, मतलब उन पे अपने हिसाब से रूल करती है। तो इंडिया में क्या किया गया है, उनका नाम दे दिया गया यूनियन टेरिटरी, मतलब ये यूनियन यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी टेरिटरी है, उनकी लैंड है, उनका एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग अपने अकॉर्डिंग रूल करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके नाम पर रूल किया जाता है, उनके नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलाया जाता है। और वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम की एक पोस्ट बनाई जाती है, एलजी, जिसको एलजी बोलते हैं। आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दिल्ली के एलजी जो है अजीत बैजल है वो, तो अक्सर वो न्यूज़ में रहते हैं। तो जो एलजी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल देते हैं, या फिर कहीं जैसे अंडमान निकोबार में उनको उसी पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, चंडीगढ़ में भी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो मतलब ये पर्सन जो होते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से ये पर्सन काम करते हैं, और ओवरऑल जो कंट्रोल रहता है वो होम मिनिस्ट्री का रहता है। तो ये कुछ बहुत खास बातें हैं जो बुक्स में नहीं गिवन है, बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के नाम पर रूल होता है, एक्चुअल में जो मतलब काम करता है वो पर्सन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, या उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। और जो मिनिस्ट्री है जो मतलब ओवरऑल उसको कंट्रोल करती है, देखती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह। ओके,
तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा, यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप क्या होगा, किस तरीके से दोनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अक्सर दोनों में मतलब दोनों भाई अपने अपने एरिया में पावरफुल है, सेंटर की गवर्नमेंट सेंट्रल में पावरफुल है, स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट में पावरफुल है, तो दोनों में अक्सर कन्फ्लिक्ट होते हैं। और मेनली कब कन्फ्लिक्ट होते हैं, जब दोनों जगह पर गवर्नमेंट अलग अलग है, अपोजिट गवर्नमेंट बैठी हुई है। सेंटर में अगर मान लीजिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सेंटर में अगर एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और स्टेट में कांग्रेस की या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो ये जो क्लैश होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उस केसेस में क्या किया जाता है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे। अब रिलेशनशिप भी कौन से, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, तो ये सारी चीजें जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। इनके आर्टिकल्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 255 टू 265 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की बात की गई है, और काफ़ी चीज़ें हैं ताकि मतलब दोनों अपने अपने एरिया में मिलजुल के काम कर सकें, ठीक है। तो अब आई होप इसको हम लोग लेक्चर को यहीं पर ओवर कर देते हैं। इसके बाद के जो फर्दर स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ पार्ट 3 में नेक्स्ट शेयर करती हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक